तो आज से लगभग 3 महीना पहले मैंने अपने लिए मैकबुक एयर M4 परचेज़ किया था और तब से लेकर अब तक मैं इस लैपटॉप को डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ। पर्सनल वर्क से लेकर वीडियो एडिटिंग तक और वीडियो एडिटिंग से ब्राउज़िंग और रिसर्च के लिए मैं सारे टाइम इसी लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। तो यदि आप भी मैकबुक एयर M4 परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो सवाल सिंपल है, क्या 2026 में मैकबुक एयर M4 लेना चाहिए या नहीं? जब से ये मैकबुक एयर M4 लॉन्च हुई है तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में क्रेज़ और हाइप दोनों चीज़ें बना के रखी है। तो आज मैं सिर्फ हाइप चेक नहीं बल्कि मैं एक रियल यूज़र एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ ही मुझे फर्स्ट डे से ही इसमें एक प्रॉब्लम दिखी जो कि मुझे लगता है आप सभी के साथ शेयर करना बनता है। एंड ये जानकर मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि आज के दिन में इस इशू के ऊपर किसी ने भी बात की नहीं है। तो इस लैपटॉप में हमें नई इस बार क्या देखने को मिलती है। अभी तक हमने जो भी लैपटॉप देखे हैं मैकबुक की तरफ से हर साल कुछ ना कुछ उसका प्राइस बढ़ते ही रहता है। एंड ये फर्स्ट टाइम हम नोटिस कर रहे हैं मैकबुक एयर M4 खास करके एप्पल के प्रोडक्ट होने के बावजूद भी अंडर 1 लाख में ये लॉन्च होती है। अगर मैं इसकी प्राइस कंपेयर करूँ M3 के जो 8 GB रैम वेरिएंट वाली, तो उसकी जो कीमत निकल कर आई थी लॉन्च प्राइस में 1,15,000, तो यहाँ पे हमें 15,000 का प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाती है, जो कि हमें एप्पल के केस में काफ़ी रेयर ही देखने को मिलती है। ऐसी चीज़ें कि आपको चीज़ें भी ज़्यादा मिल गई और प्राइस भी कम हो गई। एंड 2025 में जब ये लैपटॉप लॉन्च होती है तो इसका जो बेस वेरिएंट आपको निकल कर आती है 16 GB, तो जो 8 GB रैम से आपको 16 GB में अपग्रेड करने जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे वो चीज़ें यहाँ पे अब आपको नहीं पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 16 GB रैम होने से लैपटॉप भी काफ़ी फ्यूचर प्रूफ बन जाता है और आपको एक एश्योरेंस मिल जाता है एटलीस्ट आप 5-6 साल अगर आप यूज़ करते भी हो तो लैग वाली चीज़ें आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही में मल्टीटास्किंग भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसमें आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ एप्पल ने इस बार कैमरे में काफ़ी अच्छे अपग्रेड किया है। इसमें 2 नई फीचर भी आपको ऐड किया है कैमरे के अंदर AI के द्वारा। पहले फीचर है सेंटर स्टेज कैमरा और ये फीचर ना मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी एंड इससे मैं डेली यूज़ कर भी रहा हूँ। तो ये बेसिकली यदि आप फेस टाइम करते हो या फिर गूगल मीट या फिर वीडियो मीट पे हो किसी के साथ, तो ये सेंटर स्टेज वाली फीचर आपको फोकस करके सेंटर में रखने की कोशिश करती है। तो अगेन एप्पल ने एक अच्छी मूव ली है यहाँ पे, जो कि हमें बाकी लैपटॉप में ये फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं। दूसरी फीचर है डेस्क व्यू। तो ये फीचर काफ़ी सुपर यूजफुल आता है यदि आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और नोट्स लिख के दिखा रहे हो या फिर स्केचेस बना रहे हो, लाइव स्ट्रीम कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो, तो वहाँ पे ये आपको फॉलो करता है और ये काफ़ी यूजफुल निकल कर आ जाती है ऐसे केसेस में। तीसरा यहाँ पे जो मेजर मुझे जो एक अपग्रेड अच्छी लगी वो है यहाँ पे 2 एक्सटर्नल डिस्प्ले आप सपोर्ट कर सकते हैं लीड को ओपन करके। इससे पहले अगर आप M3 यूज करते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा बंद करके दोनों डिस्प्ले का आउटपुट आप ले सकते थे। और चौथा सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे ये है, इस बार मैकबुक एयर M4 बेस वेरिएंट में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी मिल जाती है, जैसे कि डेस्क व्यू, AI समरी एंड बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी इस लैपटॉप के साथ आपको मिल जाती है AI वाली। डिज़ाइन की बात करें तो ये लैपटॉप यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन के साथ आती है और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्लीक और प्रीमियम देखने को लगती है जब फर्स्ट टाइम आप होल्ड करते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप निकल कर आती है। इसकी जो वेट है अप्रॉक्स 1 kg। यदि आप इस लैपटॉप को बैग में रखकर कैरी भी करते हो तो आपको कहीं भी फील नहीं होता कि आपके बैग में काफ़ी ज़्यादा हेवी लैपटॉप आप लेकर कैरी करें। कलर चॉइस की बात करें तो ये लैपटॉप आपको 4 कलर्स में मिलते हैं, बट मैंने जो अपने लिए चूज़ किया ये है मिडनाइट नेवी कलर। आप देख सकते हो ये जो मिडनाइट नेवी कलर काफ़ी ज़्यादा इस प्रीमियम फील आपको देती है, बट यदि आप गौर से देखो तो ये कभी कभी ब्लू दिखती है और कभी कभी ब्लैक, तो इट्स अ मिक्स ऑफ ब्लू एंड ब्लैक एंड ये डिपेंड करती है कौन से एंगल में रिफ्लेक्शन एंड लाइट पड़ती है, तो उस हिसाब से ये कलर भी थोड़ी चेंजेस होते रहती है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, ये जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क होने के चलते ना अगर मैं टच करता हूँ कहीं भी तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट के स्पंजेस बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। एंड मुझे पता नहीं कैमरे में आप देख पा रहे हैं या नहीं, बट स्टिल मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे मिडनाइट कलर में बहुत सारे स्पंजेस आपको कैच करती है। तो यदि आप ज़्यादा फिंगरप्रिंट स्पंजेस नहीं देखना चाहते अपने लैपटॉप पे तो आप लाइट कलर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। हिंज क्वालिटी की बात करूँ तो मैकबुक का ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फीचर रह चुकी है सारे मैकबुक में, जिसके चलते आप वन हैंड से इस मैकबुक के लीड को ओपन कर सकते हैं। बट सच बताऊं मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक दो बार तो मैंने वन हैंड से लीड को ओपन किया बट द वेरी नेक्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आने लगी, जो कि मैंने नोटिस भी किया मोस्ट ऑफ द जो रिव्यूज़ वाले वीडियोज़ होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें किसी ने इस पर बात की ही नहीं है। मैंने मैकबुक परचेज़ किया और घर में जैसे आके 2 बार मैंने लीड को ओपन किया, काफ़ी स्मूथ चल रही थी चीज़ें एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। बट तीसरी बार जैसे मैंने लीड को ना वन हैंड से ओपन करने की कोशिश की तो ये बस 1 इंच के लगभग गैप में आके वहीं पे अटक जा रहा था। मुझे दूसरा हाथ दे के फिर लैपटॉप को खोलना पड़ रहा था। तो उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था इस लैपटॉप को लेने के बाद कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि मुझे लगा इस लैपटॉप को लेके जाना पड़ेगा एप्पल केयर। फिर इस हिंज वाली प्रॉब्लम को लेकर मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किए एंड एट द एंड मुझे एप्पल के ही खुद के कम्युनिटी पेज में ये वाली प्रॉब्लम भी वहाँ पे दिखी। एंड ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी कॉमन है, बट जैसे आप इस हिंज को ना 2-4 बार ऐसे खोलते हो ना तो धीरे धीरे जाके चीज़ें ये नॉर्मल होने लगती है और साथ में जाके ये जो हिंज है थोड़ी लूज हो जाती है। उसके बाद से आप चाहो तो इस लीड को आप वन फिंगर
फिंगर से ओपन कर सकते हैं। डिस्प्ले यहाँ पे यूज़ की गई है आईपीएस पैनल। इसके जो व्यूइंग एंगल है काफ़ी इंप्रेसिव है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होती। डिस्प्ले के अराउंड काफ़ी थिन बेजल्स मिल जाती है और ऊपर के साइड में एक छोटी सी नॉच। इस नॉच में कैमरा तो आती है, बट यहाँ पे हमें किसी भी टाइप का फेस आईडी सपोर्ट नहीं मिलते है एज आईफोन। एंड आई विश कि ये फीचर भी जल्द से आ जाए मैकबुक में। नियरली 100% एसआरजीबी होने के चलते कलर एक्यूरेसी रिलेटेड अगर आप काम करते हो, जैसे फोटोशॉप, लाइटरूम या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो, तो ये काफ़ी एक अच्छी डिस्प्ले मानी जाती है कलर एक्यूरेसी काम के लिए। 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले होने के चलते यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा आपको वर्टिकल स्पेस मिल जाती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और कोई भी काम अगर करते तो आपको स्क्रीन में ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। तो अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आप विंडोज लैपटॉप में देखे हो सारे 16:9 वाले एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। पीक ब्राइटनेस 500 निट्स होने के चलते इंडोर यूसेज में तो आपको कोई भी इशू नहीं आती। डिस्प्ले हल्की सी ग्लॉसी होने के चलते यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर ऐसी दिक्कत आपको आती है तो स्क्रीन के ऊपर आप एक मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर आप यूज कर सकते हो, जिससे आपकी रिफ्लेक्शन काफी नेग्लिजिबल हो जाती है और साथ में यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको हो जाती है ब्राइटनेस को लेके। आउटडोर यूसेज की बात करते हैं, लैपटॉप थोड़ा स्ट्रगल करती है, बट स्टिल इट्स यूजेबल। एंड ये 2026 चल रहा है एंड स्टिल अगर आप ये लैपटॉप लेते हैं तो इसमें आपको 60 हर्ट्ज वाली स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको मिलती है। आई वुड से 1 लाख में तो यहाँ पे बहुत सारे विंडोज लैपटॉप में आपको 144 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। तो यहाँ पे एप्पल वाले अब जरूर थोड़ा ध्यान दें। एंड जैसे कि मेरा फर्स्ट मैकबुक है, तो मैंने यहाँ पे एक नई चीज नोटिस की है, इस मैकबुक में आपको ऑटो ब्राइटनेस वाली फीचर भी मिल जाती है। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम ऊपर में आपको मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड इसके लेफ्ट में आपको मिल जाते हैं 2 थंडरबोल्ट टाइप सी पोर्ट। अगर आपके पास कोई भी 70 वाट या फिर 80 वाट या फिर 100 वाट वाली मोबाइल की चार्ज है, तो उससे भी ये दोनों पोर्ट से आप चार्ज कर सकते हैं। तो अगेन ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर निकल कर आती है। अगर आप ऑन द गो ट्रैवल करते हैं तो आप एक ही चार्जर से फोन और लैपटॉप दोनों को चार्ज कर पाएंगे। एंड वहीं पे हमें राइट में यहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाती है। तो यदि आप ये लैपटॉप परचेस करें तो आपको इतना ध्यान में रखना है, इसमें कहीं भी आपको यूएसबी टाइप ए पोर्ट नहीं मिलती है और ना ही इसमें कहीं भी आपको कार्ड रीडर मिलती है। तो जैसे मैंने परचेस किया और पावर ऑन करके स्टोरेज की सेटिंग में गया, तो यहाँ पे मुझे यूजेबल स्पेस जो देखने को मिलते हैं 245 GB, जिसमें से जो अवेलेबल स्पेस है अप्रोक्स आपको मिल जाती है 213 GB। अगर आप यहाँ 256 से 512 GB स्टोरेज में अपग्रेड करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ 20,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। तो यदि आपका बजट उतना अलाउ नहीं करता है, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा सैमसंग की तरफ से आने वाली 1 TB वाली SSD आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको 9,000 से लेकर 10,000 के बीच में मिल जाती है। और मैंने भी अपने लिए सेम वही सैमसंग का 1 TB SSD परचेज किया, तो यहाँ पे स्टोरेज भी आपको डबल मिल गई और प्राइस भी आधे हो गई। एंड मैकबुक एयर M4 में जो सबसे बड़ी अपग्रेड हमें फिजिकली देखने को मिला वो है रैम, और बेस वेरिएंट स्टार्ट होते हैं 16 GB से। तो मैंने अपने मैकबुक में टोटल 4 ब्राउजर इंस्टॉल कर रखे हैं एंड ये चारों ही ब्राउजर मैंने साथ साथ करके टोटल 28 टैब खोल लिए ऑल टोटल। एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच किया, एक टैब से दूसरे टैब, कहीं भी मुझे ऐसे लैग नहीं देखने को मिला मल्टीटास्किंग करते टाइम। और इस मल्टीटास्किंग लेवल को और ज्यादा रिगरस और पुश करने के लिए मैंने दाविंची रिजॉल्व भी ओपन कर दिया, जो आप सभी को पता है काफी ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव टास्क करती है और रिसोर्स काफी ज्यादा यूज करती है। और प्लस यहाँ पे दाविंची रिजॉल्व भी मैंने लॉन्च करके वीडियो एडिट किया, और यहाँ दाविंची रिजॉल्व में मुझे कहीं भी किसी भी टाइप का लैग या फिर स्क्रब करने में कोई भी मुझे टाइमलाइन में इशू नहीं है, जबकि मैं किसी भी टाइप का प्रॉक्सी यहाँ पे क्रिएट नहीं किया था। इट वाज सो स्मूथ। एंड नाउ कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस पार्ट, आई नो आप में से काफी लोग इस पॉइंट के लिए वेट कर रहे थे। तो मेरी जो लैपटॉप इसमें M4 बेस वेरिएंट होने के चलते इसमें 10 कोर CPU मिलती है और साथ में 8 कोर GPU। एंड इस लैपटॉप को छोड़कर आप जो भी लैपटॉप ले सारे में आपको 8 कोर GPU की जगह 10 कोर GPU मिलती है। तो अगेन यहाँ पे अगर आप काफी ज्यादा हेवी और इंटेंसिव GPU वाली काम करते हैं तो आप 10 कोर GPU के साथ जा सकते हैं। एंड इस बार M4 चिप की तो काफी ज्यादा तारीफ बनती है। रीजन इस लैपटॉप में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट दे रहे थे और साथ में परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी आपको निकाल कर देती है। इस M4 चिप की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए इस लैपटॉप में मैंने 30 GB की 4K फाइल वाली वीडियो को शूट करके इंपोर्ट करके यहाँ पे एडिट किया, और एडिट करते वक्त मैंने कहीं भी प्रॉक्सी का इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ पे मैंने मल्टीपल फुटेज एंड वीडियो भी ऐड किए 2 लेयर्स तक, कहीं भी मुझे स्क्रब करने में या फिर टाइमलाइन को स्क्रॉल करने में कहीं भी मुझे इशू नहीं हुई। ये मैकबुक कोडिंग और मल्टीटास्किंग तो काफी मक्खन जैसे हैंडल कर लेते, कोई भी आपको लैग और इशू नहीं मिलती है। यदि आप हेवी 3D रेंडरिंग वाले मॉडल्स पे काम करते हैं, मल्टीपल VMs या फिर वर्चुअल मशीन पे आप काम करते हो, तो ये लैपटॉप काम कर देगी, बट फॉर सेफर साइड आई विल सजेस्ट कि आप प्रो मॉडल की तरफ शिफ्ट हो। अदरवाइज मैकबुक एयर M4 मोर देन इनफ है 95% यूजर्स के लिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, यदि आप गेमिंग के लिए लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप विंडोज की तरफ शिफ्ट हो, बिकॉज मैकबुक्स आर नॉट मेंट फॉर गेमिंग। बट ऐसा नहीं कि इस लैपटॉप में बिल्कुल भी गेमिंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो, बट ट्रिपल ए टाइटल्स वाली गेम जो है काफी लिमिटेड सपोर्ट है मैकबुक में फिलहाल के लिए। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखो मैकबुक एयर M4 में भी साइबरपंक जैसे गेम सपोर्ट करती है। जैसे कि मेरा ये जो स्टोरेज वेरिएंट है 256 GB, और इस गेम की साइज आप देख इट्स ऑलमोस्ट 159 GB। तो साइबरपंक में आप खेलते हो लगे, बट आपको जो
फ्रेम रेट है काफ़ी कम मिलेगी और साथ ही में इट विल नॉट बी गुड इन हायर ग्राफिक सेटिंग। और ये पहली लैपटॉप है जिसमें मैं गाना और मूवी देखना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ रिच लाउडनेस एंड बेस पार्ट इज दैट ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। एंड द फन फैक्ट इज दैट स्टिल मैकबुक के जो स्पीकर होते हैं विंडोज लैपटॉप के मुकाबले काफ़ी बेटर होते हैं इन लाउडनेस एंड बेस दोनों चीज़ों में। कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अर्गोनॉमिक डिज़ाइन के साथ आता है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होते हैं जब आप टाइप करते हैं एंड आपको लगता है 2-4 और एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं टाइप करके। एंड ये खासियत है मैकबुक के कीबोर्ड की। और राइट साइड में आप देख सकते हैं पावर बटन में हमें फिंगरप्रिंट या फिर आप कह सकते हैं टच आईडी भी मिल जाती है। ये बैकलाइट कीबोर्ड होने के चलते लाइट्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेते हैं कीबोर्ड की। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी कीबोर्ड की ब्राइटनेस को आप सेटिंग में जाके घटा बढ़ा सकते हैं। कीबोर्ड के जस्ट नीचे हमें एप्पल का क्लासिक ट्रैक पैड मिल जाता है जो कि काफी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू विंडोज। बट यदि आप एक बार मैकबुक की ट्रैक पैड की आदत डाल लेते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टू विंडोज। और इस ग्लास वाले ट्रैक पैड की हैप्टिक्स भी काफी अच्छी है और इसमें फोर्स टच वाली भी फीचर्स आपको मिल जाती है। एप्पल क्लेम करता है इस लैपटॉप के साथ हमें 18 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिलती है बट ऑन माई जनरल यूज केसेस मैंने इतना बैटरी तो मुझे नहीं मिली। ऑन एन एवरेज मुझे 10 से 12 घंटे के बीच में बैटरी मिल जाती है ऑन अ डेली यूसेज में। एंड ये डिपेंड करती है आप किस टाइप के काम करते हो। अगर मैं अपने लैपटॉप में कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ बेसिक रिसर्च कर रहा हूँ तो इसमें मुझे 10 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में बैटरी मिल रही थी। तो नॉर्मल यूज केसेस में आपको 2 से 3 दिन तक तो बैटरी बैकअप बहुत ईजिली मिल जाता है अगर नॉर्मल से काम करते हो बेसिक टास्क। और इस बैटरी टेस्ट को और अच्छे से चेक करने के लिए मैंने इस लैपटॉप में दोबारा से वीडियो एडिटिंग करने स्टार्ट किया और मैंने एक फुटेज लिया और वो फुटेज इतना था कि मुझे एडिट करते करते ऑलमोस्ट लग गए 5 घंटे। और मैंने 100 से स्टार्ट किया था और 5 घंटे बाद जो बैटरी थी कॉन्स्टेंट मैंने उसमें काम करते गए फिर भी जो बैटरी आके स्टे की 23% में। तो यदि आप जानना चाहते हो मैं विंडोज से मैक में क्यों स्विच किया तो उसके लिए भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ जाके चेक कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द कंक्लूजन, ये लैपटॉप किसके लिए है? तो यदि आप एक स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो, प्रोफेशनल काम के लिए लैपटॉप लेना चाह रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी एप्पल के डिवाइसेस है और आप पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बनना चाहते हैं तो आपके लिए मैकबुक एयर M4 एक अच्छी चॉइस है। यदि आप गेमिंग पर्पज के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तो आई वुड से नो, मैक गेमिंग के लिए बनी नहीं है। दूसरी, यदि आप हेवी वर्चुअल मशीन्स पे काम करते हैं और आप इंटेंसिव जीपीयू रिलेटेड काम करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मैकबुक के प्रो मॉडल्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ। और वहीं पे यदि आपका बजट काफी ज्यादा टाइट है और आपका पॉकेट उतना बजट अलाउ नहीं कर रहा तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मैकबुक एयर M2 के साथ जा सकते हैं जो आज के दिन में काफी बेस्ट फॉर द वैल्यू मनी डील निकल कर आती है। इस 16 GB रैम वेरिएंट वाली मॉडल आपको 70,000 का अप्रॉक्स मिल जाती है। यदि आप डिस्काउंट लगाते हो उससे भी कम मिल सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट मैकबुक परचेस करने से पहले। तो फाइनली मैं 3 महीने बाद भी इस लैपटॉप से काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ जस्ट बिकॉज इसकी जो परफॉर्मेंस है डे 1 में जैसा आपका परफॉर्मेंस में सेम आपको 3 महीने बाद में मिलती है। एंड द गुड थिंग इज दैट इतना पावरफुल होने के बाद भी आपको ये लैपटॉप डिस्टर्ब नहीं करता है। बोलने का मतलब ये है मेरा, इसमें आपको फैनलेस डिजाइन होने के चलते कोई भी आपको नॉइज आपको काम करते वक्त नहीं देखने को मिले जिससे आप ज्यादा फोकस रहते हैं अपने काम पे। हाँ, इस लैपटॉप में स्टिल आपको 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले और पोर्ट्स में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है इस लैपटॉप के साथ और मुझे तो बस ऐसा लगता है इस लैपटॉप में कुछ ना कुछ काम करते रहो। इतनी अच्छी इसकी ट्रैक पैड और साथ ही में कीबोर्ड आपको मिलती है। तो ये था मेरा मैकबुक एयर M4 का 90 डेज वाली रिव्यू। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो या फिर आप चाहते हैं कोई प्रश्न पूछने मेरे से तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपकी कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।